Assalamu alaikum. We are from Chemistry Department, Government College University Faisalabad, under the supervision of Professor Dr. Amir Fawad Zahoor. In this video, we will discuss about the history, principle, practical performance, procedure, the apparatus needed, the required reagents, applications, and the case studies regarding thin layer chromatography. So let's start with the video. अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्लेनर फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है, जिससे हम लेबोरेटरी के अंदर कोई भी कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया है या हम कोई भी रिएक्शन और उसकी कंप्लीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसका रैपिड एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एडजॉर्बेंट जो कि ग्लास की प्लेट के ऊपर कोटेड होता है, जो कि हम नॉर्मली सिलिका जेल को इस्तेमाल करते हैं, तो उस एडजॉर्बेंट की बदौलत हम जो है वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है उसको कर लेते हैं। एक किसी भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब के अंदर या किसी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री लैब के अंदर जो डिज़ायर्ड कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए और रिएक्शन कंप्लीशन को चेक करने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स हैं जो हमने बनाए, उनकी सेपरेशन करने के लिए और उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की जा सकती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिन सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है या जो भी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है वो पोलैरिटी की बेसिस के ऊपर होता है। पोलैरिटी मींस ये कि सिलिका जो हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज वो पोलर इन नेचर होता है। तो पोलर इन नेचर होने की वजह से जितने भी पोलर सब्सटेंसेस होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो वो पोलर सब्सटेंसेस के साथ अफिनिटी शो करेगा और जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं उनको जल्दी रिटेन कर लेगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस उसके सरफेस के ऊपर कवर नहीं कर पाएंगे। और जितने भी नॉन पोलर मिक्सचर्स हैं वो चूँकि सिलिका जेल के साथ इतनी ज़्यादा प्योरिटी अफिनिटी जो है वो नहीं रखते, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएंगे। सो यही बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ये लेफ़्ट साइड में हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है जिससे हमने जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्योरीफाइड कंपोनेंट्स के अंदर। जो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट टीएलसी के लिए है वो टीएलसी प्लेट्स होती हैं। तो टीएलसी प्लेट्स दो तरह की होती हैं, एक तो ये है कि हम उनको लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और दूसरा वो रेडीमेड भी हम उनको परचेज कर सकते हैं। जो रेडीमेड हैं वो एल्यूमिनियम की स्लाइड्स होती हैं तो उनका यह है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि वो उनके ऊपर जो सिलिका जेल की थिकनेस है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है और उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिल सकता है। स्टेशनरी फेज और जो है वो सिलिका जेल हम इस्तेमाल करते हैं। जो अगर हम इसको लैब के अंदर प्रिपेयर करें तो इसकी जो ग्लास स्लाइड का साइज़ जो होगा वो सैंपल जो हमने एनालाइज करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मुताबिक हम उसको बनाएंगे। और सिलिका जेल जो है उसकी एक थिन लेयर को अगर हम उसको लैब के अंदर बनाएं तो सिलिका जेल की एक थिन लेयर हम उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं और नॉर्मली ये कोटिंग 0.2 mm तक की जाती है ताकि, और इसको जितना भी यूनिफॉर्म हम कर सकें उतना हम इसको यूनिफॉर्म रखते हैं ताकि ये ना हो कि हमारी लेयर अगर यूनिफॉर्म ना हुई तो हमारी रीडिंग्स जो हैं एंड पे हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है वो ज़्यादा ठीक से नहीं आ सकेंगी। जो मोबाइल फेस हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्वेंट होता है जो कि जार के अंदर मौजूद होता है, जिस जार के अंदर हम इसको रखते हैं। हाँ जी, जब ये हमारी स्लाइड रेडी हो जाती है फिर हम जो बेस है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर तक एक लाइन ड्रा करते हैं। हम लेड पेंसिल से वो लाइन ड्रा करते हैं, हम कोई इंक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, कहीं वो इंक जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करके हमारी जो रीडिंग्स हैं उनको मुतासिर ना करे। 1 सेंटीमीटर ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको हमने डिप किए बगैर, इसको जो जार है उसके अंदर हमने इसको डिप करना होता है। जब जार के अंदर हम इसको डिप करते हैं तो जो इल्यूटेंट जो है ऊपर की तरफ मूव करता है और जैसे जैसे वो अपने साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करता है वो हमारा जो स्पॉट है, जो हमने सैंपल का स्पॉट लगाया हुआ है उस बेस लाइन के ऊपर, उसके ऊपर जो सोल्यूट होता है उसको भी साथ साथ ऊपर की तरफ ले जाता है। यूँ इल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और हम सॉल्वेंट फ्रंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे स्पॉट्स लगे हुए होते हैं अगर वो विजिबल की रेंज में नहीं होते तो हम यूवी के अंदर उनको अल्ट्रावायलेट लैंप के अंदर लेकर जाते हैं और वहां से उन स्पॉट्स को चेक। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। हमने एक टीएलसी स्लाइड को प्रिपेयर किया और 1 सेंटीमीटर जो बेस है उससे 1 सेंटीमीटर दूर हमने एक लाइन ड्रॉ की लेड पेंसिल के साथ। अब हमने जो अपना सैंपल
पुट करना है वो माइक्रोपिपेट्स के साथ इसी के ऊपर हमने अपना जो सैंपल है उसको लगाना है और बाद में इसका इल्यूशन प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करना है। हमने इसको लटकाएंगे हम एक क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर। तो जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि जो भी सब्सटेंसेस ज़्यादा पोलर होंगे वो सिलिका जेल की अफिनिटी की वजह से रिटेन हो जाएंगे और वो सब्सटेंसेस जो कि लेस पोलर होंगे वो ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव कर जाएंगे और वो लेस अफिनिटी शो करेंगे सिलिका जेल के साथ। जिस वक्त इल्यूशन का ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हम स्लाइड को जार से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपनी जो मेजरमेंट्स हैं, जो क्वांटिटेटिवली हमने इसको एनालाइज करना है, उनको स्टार्ट करेंगे। आरएफ वैल्यू जो हमने रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो उसी तरह से होगी जो नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। टीएलसी किन किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करती है? इसमें हमारे पास एक स्टेशनरी फेस होता है, जैसे एक स्ट्रिप होती है कोटेड। जिस तरह से हमने सिलिका जेल की एक प्लेट प्रिपेयर की, उसको स्टेशनरी फेस के तौर पे इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड मस्ट चीज़ है वो होनी चाहिए हमारे पास जो डेवलपिंग सॉल्वेंट है, जो हमारा मोबाइल फेस है जिसने इल्यूशन का प्रोसेस करना है। उसके बाद एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, इसी फ्लैट सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर हमने ये सारे का सारा जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना है। कमिंग टू द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई और रिएक्शन की कंप्लीशन चेक करने के लिए टीएलसी परफॉर्म की। हमने टीएलसी की एक प्लेट ली जिसके ऊपर हमने बेसलाइन ड्रॉ की एक लेड पेंसिल की मदद से। उसी के साथ हमने निशान लगा लिया कि एक जगह पे हमने स्टैंडर्ड बेंजल्डिहाइड का स्पॉट लगाना है माइक्रोपिपेट से, एक जगह पे हमने जो रिएक्शन ए करवाया है और जो रिएक्शन बी करवाया है उसका स्पॉट लगाना है। हम इनको मैच करेंगे और इनको मैच करके हम ये फाइंड करेंगे कि रिएक्शन की कंप्लीशन हो गई है या नहीं। इल्यूशन का प्रोसेस हो जाने के बाद हमने इस प्लेट को यूवी लैम्प के नीचे रखा और वहाँ पे हमने चेक किया कि स्पॉट्स की पोजीशन क्या क्या है। अगर एक भी स्पॉट बेंजल्डिहाइड की बिल्कुल बराबर आता तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पॉट्स नीचे आ रहे हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो 1900s के अंदर माइकल स्वेट को फादर ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का एजाज़ दिया जाता है। उनके बाद 1938 के अंदर श्रेबर और इस्माइलोव ने जो है बेसिक प्रिंसिपल और जो टीएलसी का बेसिक प्रिंसिपल था उन्होंने वो एक्सप्लेन किया और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को सेपरेट करने के लिए जो क्रोमेटोग्राफी है उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम बॉटनी के अंदर प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं, हम एक मिक्सर लेते हैं, कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ सेपरेट करते हैं। इसी तरह से 1950s के अंदर किर्चनर ने इम्प्रेग्नेटेड ग्लास जो प्लेट्स हैं एलुमिना के साथ कोटेड, उनको इस्तेमाल किया और इस तरह से उन्होंने जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं टर्पीन्स के, उन्होंने उनको सेपरेट किया और उनको आइडेंटिफाई किया। इसी तरह से 1958 के अंदर एर्गोन स्टाहल ने एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बनाया जिससे हम अपनी मर्जी की थिकनेस की जो प्लेट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। टीएलसी कहाँ इस्तेमाल और कब कब इस्तेमाल की जाती है? टीएलसी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमारे सब्सटेंसेस जिनका हम एनालिसिस करने वाले हैं वो नॉन वोलेटाइल हों। नंबर 2, टीएलसी तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे सब्सटेंसेस जिनको हमने सेपरेट करना है उनके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस पाया जाता हो। फॉर एग्जांपल, एक सब्सटेंस पोलर हो, दूसरा मीडियम पोलर हो या नॉन पोलर हो या बिल्कुल आयनिक सब्सटेंस हो। जब पोलैरिटी का डिफरेंस होगा तो सिलिका जेल उनको प्रॉपरली सेपरेट कर पाएगा। टीएलसी का जो सबसे पहला और बड़ा यूज है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट करते हैं। वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी ड्रग के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको फाइंड करने के लिए, इसके अलावा उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनकी प्योरिफिकेशन करने के लिए और इसी तरह से उसकी प्रोसेस कंट्रोलिंग के अमल के दौरान टीएलसी को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसे क्लिनिकल, फोरेंसिक और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मैट्रिक्स के अंदर जो मेटाबोलाइट्स की डिटर्मिनेशन है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया, उसके लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसी तरह से कॉस्मेटिक्स की स्टडी के दौरान भी मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसी तरह से जो फैटी एसिड्स, प्रेजर्वेटिव्स या सर्फेक्टेंट्स हैं, उनकी डिटर्मिनेशन और उनकी प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए भी TLC को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर में फूड के अंदर पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स जो कि वाटर के अंदर मौजूद हो सकते हैं, इसी तरह से वेजिटेबल्स के अंदर, मीट के अंदर, सलाद के अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स फसलों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इससे उनकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात करें तो उसमें ग्राउंड वाटर का एनालिसिस या मुख्तलिफ किस्म के पॉल्यूटेंट्स जो कि वाटर के अंदर मौजूद हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Now let's talk about classes of TLC. TLC की बेसिकली दो क्लासेस होती हैं, एक को नॉर्मल फेज और एक को रिवर्स्ड फेज कहते हैं। जो नॉर्मल फेज TLC है उसके अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज जो कि सिलिका जेल होता है ऑब्वियसली वो पोलर होता है, और जो मोबाइल फेज है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होता है जो कि स्टेशनरी फेज यानी कि सिलिका जेल से कम पोलर होना चाहिए। और जो रिवर्स्ड फेज्ड TLC है उसके अंदर जो हमारा सिलिका जेल है वो किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डेड होता है, जिस तरह से एक लॉन्ग चेन एलिफेटिक एसिड हो उसके साथ वो बॉन्डेड होता है। और जो हमारा मोबाइल फेज है वो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कि हमारे यूज्ड स्टेशनरी फेज से ज्यादा पोलर होता है। अगर रिटार्डेशन फैक्टर यानी RF वैल्यू की बात करें तो RF वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बाकी क्रोमेटोग्राफीज के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट या जिसको हम सॉल्वेंट फ्रंट भी बोलते हैं। RF वैल्यू किसी भी सोल्यूट के लिए स्पेसिफिक होती है, ये किसी भी सोल्यूट के लिए यूनिक होती है। और जब हम TLC के अंदर दो कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो कंपाउंड जिसकी RF वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब है कि वो कम पोलर है, यानी वो ज्यादा डिस्टेंस हमारी TLC की शीट के ऊपर कवर करेगा। और हर वो कंपाउंड जो कम RF वैल्यू के साथ ट्रेवल करता है जल्दी रिटेन हो जाता है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा पोलर है क्योंकि स्टेशनरी फेज ने उसको जल्दी अफिनिटी की वजह से अपने साथ रोक कर वहीं रख लिया है। RF वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि सॉल्वेंट फ्रंट के साथ हम किसी भी सोल्यूट के डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये हमेशा 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म के अंदर होती है। रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जिस तरह से हमने जो सा सॉल्वेंट सिस्टम हमने अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर, एडजॉर्बेंट जो हम लेके जा रहे हैं उसके ऊपर, और जो एडजॉर्बेंट की थिकनेस है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 0.2 mm किया हुआ है थिकनेस को या 0.4 mm किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और जितना हमने मटेरियल के स्पॉट्स हमने जो लगाए हुए हैं TLC प्लेट के ऊपर या स्टेशनरी फेज का जो मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। इसी तरह से ये टेम्परेचर, वेसल की सैचुरेशन और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि कौन सा अपरेटस जो है वो TLC के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हमने पहले ही हम इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देख चुके हैं कि TLC प्लेट जो सबसे पहली चीज़ है वो TLC प्लेट है जो TLC के लिए चाहिए हमें। एक तो हम रेडीमेड मार्केट से परचेज कर लेते हैं, जो दूसरी हम लैब के अंदर बनाते हैं उसकी कुछ क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि इसका स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए और इसके साथ साथ इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए और इसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज वगैरह जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो TLC के लिए एडजॉर्बेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लैब जो हम रेडीमेड लेते हैं उसके अंदर नॉर्मली एलुमिना वगैरह होता है, जबकि हम जो लैब के अंदर बनाते हैं उसके अंदर हम मोस्टली सिलिका जेल को अप्लाई करते हैं। इस तरह से बैकिंग और सपोर्ट और यानी बाइंडर जो है वो भी TLC के लिए ज़रूरी होता है। अब हमने सिलेक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट की बात करनी है कि वो एडजॉर्बेंट जो कि हम एज अ स्टेशनरी फेज वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उसके मतलब क्या कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले जो कंपाउंड है उसको देखा जाएगा कि वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, क्या वो वाटर को अपने अंदर वाटर लविंग है या फिर लिपिड्स के साथ यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी लविंग नेचर है।
इसी तरह से वो सब्सटेंस जो हमने सेपरेट करना है वो एसिडिक है, बेसिक है या बिल्कुल एम्फोटेरिक है, दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। इसी तरह से एडसॉर्बेंट का पार्टिकल साइज भी मैटर करता है कि हम सॉल्वेंट की उसको एज अ इन टीएलसी के अंदर हम उसको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह से जो एडसॉर्बेंट है उसको ग्लास की प्लेट के साथ कभी भी एडहेशन की जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से जो एडसॉर्बेंट है उसकी वो कंपाउंड जिसको हम सॉल्वेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं उसके साथ कोई भी रिएक्टिविटी शो नहीं करनी चाहिए और ना ही इसको जो बाइंडर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ कोई रिएक्टिविटी शो करनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि टीएलसी के लिए ज़रूरी है वो है उसका मोबाइल फेस, यानी वो सॉल्वेंट जिसने सैंपल को लेकर फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करना होता है। ये कोई सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी हो सकता है। इसकी जो चॉइस है वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर। हम इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं और इसके हिसाब से दी बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट मोबाइल फेस को चूज़ कर लेते हैं। इन फैक्टर्स के अंदर स्टेशनरी फेस किस तरह का है, यानी जो एडसॉर्बेंट, उसके बाद एनालाइट, वो सैंपल जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं। इसके बाद मोड कौन सा है क्रोमेटोग्राफी का, यानी वो नॉर्मल फेस है या रिवर्स फेस है। इनको हम मद्देनज़र रखते हैं और इसके हिसाब से हम मोस्ट अप्रोप्रिएट मोबाइल फेस को चूज़ करते हैं। नॉर्मली जो सॉल्वेंट्स टीएलसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर बेंजीन, अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, ब्यूटानॉल और हेक्सेन वगैरह शामिल हैं। इनकी प्रोपोर्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह से हमने बात की कि हम इनकी चॉइस जो है वो अपने टीएलसी के हिसाब से उनको चूज़ करते हैं कि हमारी टीएलसी किस तरह की है। फॉर एग्जांपल हाईली पोलर जो कंपोनेंट्स हैं, जो हाईली पोलर कंपाउंड्स हैं, उनके लिए हम इथाइल एसीटेट, ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड और वाटर को 80-10-5-5 की रेशियोज़ के अंदर लेते हैं। इसी तरह से जो दूसरे पोलर कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम 10% मेथनॉल और डाइक्लोरोमीथेन को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गली बेसिक कंपोनेंट्स के लिए 10% अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मेथनॉल के अंदर लिया जाता है और उसके बाद जो मिक्सचर है 10% उसको डाइक्लोरोमीथेन के साथ लिया जाता है। दीगर चीज़ें जो कि टीएलसी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उनमें माइक्रो पिपेट्स आ जाती हैं। ये छोटी छोटी पिपेट्स होती हैं जिनके साथ हम अपने जो रिएक्शन मिक्सचर है या हमारा जो मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स या उसका छोटा छोटा सैंपल वहाँ से लेकर हम उसको टीएलसी की जो हमने शीट बनाई है, जो टीएलसी की हमने प्लेट बनाई है, उसके ऊपर हम इसको बेस लाइन के ऊपर बड़े केयरफुली अप्लाई करते हैं। इसके बाद टीएलसी चैम्बर जो है वो क्रोमेटोग्राम की डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। इसके अंदर हम अपनी जो टीएलसी की प्लेट है उसको हैंग कर देते हैं इस तरह से कि जो हमारा मोबाइल फेस है वो हमारी बेस लाइन को टच ना करे और इसी तरह से इल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। टीएलसी चैम्बर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट को मेंटेन कर देता है और हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी इवेपोरेशन नहीं होने देता। हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ताकि किसी भी किस्म की टेम्परेचर की जो इंटरवेंशन है वो हमारे प्रोसेस के दौरान ना हो। इसको हम ऊपर से इसलिए भी ढक देते हैं टीएलसी चैम्बर के अंदर या फिर इसको रखते हैं ताकि जो प्रोसेस है हमारा जितना भी वो डस्ट फ्री और क्लीन रहे। अब बात करते हैं विजुअलाइजिंग एजेंट्स की। फॉर एग्जांपल हमने टीएलसी परफॉर्म कर ली है तो उससे जो स्पॉट्स हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिले वो हमें विजिबल लाइट से नज़र नहीं आ रहे, तो उसको हम मुख्तलिफ किस्म के या तो हम उसके विजुअलाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिससे वो स्पॉट्स ताकि हमें नज़र आ जाएं, हम उनको मार्क कर लें और आरएफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें। एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनके लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो यूवी रीजन, जो यूवी लाइट है उसकी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। इसकी रेंज 200 से 400 नैनोमीटर तक होती है और एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो अपना जो रिस्पेक्टिव कलर है या अपना जो रिस्पेक्टिव स्पॉट है वो शो करते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स के लिए हम वेनिलीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के लिए निनहाइड्रीन को एज अ विजुअलाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जितने भी डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम आयोडीन को एज अ विजुअलाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से परमैंगनेट को अल्कीन्स, अल्काइंस
और जितने भी ऑक्सीडाइजेबल यानी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स के ग्रुप्स हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट सिस्टम्स, तो सॉल्वेंट सिस्टम्स कुछ मेन टास्क्स हैं जिनको परफॉर्म करते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम हमारा जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करता है और उसके बाद उसको सॉल्वेंट की जो लेयर है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह से जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है वो मीडियम रेंज के अंदर इनकी RF वैल्यूज हमें देता है। इसी तरह से एडिकेट सेलेक्टिविटी जो है वो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम हमें देता है, जो वो मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस हमने हल किए हुए हैं उसकी एडिकेट सेलेक्टिविटी हमें हमारे सॉल्वेंट सिस्टम से मिल जाती है। सॉल्वेंट सिस्टम जहां ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसी तरह से कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको फुलफिल करनी चाहिए। हमारा सॉल्वेंट सिस्टम बिल्कुल प्योर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। इसी तरह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि इसके फ्लो के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से इसकी पार्टीशन की जो आइसोथर्म है वो भी बिल्कुल लीनियर होनी चाहिए, और ये कि इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस कि इसका प्रोसेस क्या होता है, हम स्पॉटिंग करते किस तरह से हैं, हम सैंपल को हमारी जो शीट है उसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमने प्लेट प्रिपेयर की है उसके ऊपर एक गाइडलाइन ड्रा करते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर बेस से ऊपर हम एक गाइडलाइन को ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद जो सॉलिड सैंपल हमारा है या जो लिक्विड सैंपल है उसको हम अपना जो सॉल्वेंट है उसके अंदर हम उसको डिसॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाइक्लोरोमीथेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से हम इथाइल एसीटेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। उसको इसमें डिसॉल्व करने के बाद हम एक TLC की कैपिलरी लेंगे और उसके साथ अपने इस मिक्सचर को जो एज अ स्पॉट हम उस हमारी शीट के ऊपर उसी बेस लाइन के ऊपर जो हमने लेड पेंसिल से ड्रॉ किया उसके ऊपर हम वहां से ट्रांसफर कर देंगे ताकि इल्यूशन का प्रोसेस हो और हमें हमारा जो रीडिंग्स हैं RF वैल्यूज वो मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ड्रग का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो हम उस ड्रग का 1% सोल्यूशन बनाएंगे हमारे जितने जो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर, जिस तरह से हेक्सेन्स हैं या इथाइल एसीटेट या फिर मिथाइलिन क्लोराइड है, उसके अंदर हम इसका 1% सोल्यूशन बनाएंगे। इस सोल्यूशन को फिर हम उस माइक्रो कैपिलरी के साथ वहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे TLC प्लेट के ऊपर। और हमने ये भी ध्यान रखना होता है कि जो स्पॉट है हमारा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा इस तरह से हमें रीडिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से जो है वो हमने सबसे पहले एक जो स्टैंडर्ड, अगर हम किसी भी रिएक्शन की जो कंप्लीशन है उसको चेक कर रहे हैं तो हम पहले एक स्टैंडर्ड जो कंपाउंड होता है हमारा जो कि हम बिल्कुल प्योर होता है उसका एक स्पॉट लगाते हैं और उसके बाद हम रिएक्शन मिक्सचर में से जो स्पॉट्स हैं वो लगाते हैं। फिर बाद में हम दोनों को मैच करते हैं और इसके साथ हम चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन की कंप्लीशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इस तरह से अगर हमने किसी कंपाउंड को प्योरीफाई करना हो तो पहले हम स्टैंडर्ड एक साइड पे हम स्टैंडर्ड को स्पॉट लगा लेते हैं और दूसरी साइड पे हम जो हमने कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया है उसको हम लगा लेते हैं और इसी तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये कंपाउंड वही है या नहीं है। TLC की डेवलपमेंट के दौरान जो चैम्बर्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, उनमें असेंडिंग भी होते हैं, डिसेंडिंग भी और हॉरिजॉन्टल भी। असेंडिंग के अंदर जो नॉर्मली हम जो चैम्बर्स इस्तेमाल करते हैं वो असेंडिंग होते हैं, उसमें जो हमारा इल्यूटेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इल्यूशन का प्रोसेस ऊपर की तरफ होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और जो डिसेंडिंग होते हैं उसके अंदर अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी हम ये प्रोसेस को परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की है। अब हम एक केस की स्टडी को डिस्कस करेंगे जो कि TLC को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म की गई। इसमें यह है कि एक ड्रग है रेनिटिडीन के नाम से एक ड्रग था, उसके मुताल्लिक उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको उसके अंदर TLC को इन्वॉल्व किया गया और उससे इस केस की स्टडी की गई। एक बार इस तरह से हुआ कि एक बार एक लेडी थी, उनकी डेथ हो गई, उनको एक इंजेक्शन दिया गया था एक डॉक्टर की तरफ से किसी अर्बन एरिया के अंदर। जब उसका एलेबोरेट एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वो चीज़ जो कि इन्वॉल्व थी इस सारे कुछ के अंदर वो थी रेनिटिडीन। तो ये इस ड्रग के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए
करना जो है वो वक्त की ज़रूरत बन गया। तो इस तरह से क्या किया गया कि आगे जो हम डिस्कस करेंगे जिस रिसर्च पेपर को, वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हमने किस तरह से TLC को इस्तेमाल करते हुए इस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन की और जो विसरल मटेरियल था उस लेडी की बॉडी का, उसमें से इसको आइडेंटिफाई करके इसकी स्टडी की। इसके अंदर हमने TLC परफॉर्म की और सॉल्वेंट सिस्टम लिया, एक प्रॉपर सॉल्वेंट सिस्टम के साथ इसकी आइडेंटिफिकेशन की और हमने पोटाशियम आयोडोबिस्मथेट को एक लोकेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट स्लाइड में रेनिटिडीन की एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है जो उन्होंने परफॉर्म किया वो किया, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम चूंकि सिर्फ TLC की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से हमने जो एक्सट्रैक्ट बेसिकली ले लिया उस लेडी की बॉडी से, उसके बाद हमने उसको TLC के साथ उसका एनालिसिस किस तरह से किया, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने जिस तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसी तरह से हमने उसको कैरी ऑन किया कि हमने एक स्टैंडर्ड ग्लास TLC प्लेट जो है वो प्रिपेयर की स्लरी ऑफ सिलिका जेल के साथ, जिस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है 0.2 mm थिकनेस के साथ, उसी तरह से बिल्कुल उसको प्रिपेयर किया। इसके बाद हमने रेनिटिडीन जो ओरिजिनल हमारे पास जो प्योर फॉर्म के अंदर, जिस तरह से मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर थी, उसको हमने लिया और उसके साथ हमने उसको उसके ऊपर उसका स्पॉट लगाया। इसी तरह से हमने जो वो रेनिटिडीन का सैंपल जो कि हमने वहाँ से कलेक्ट किया हुआ था, हमने उसका भी एक स्पॉट वहाँ पे TLC प्लेट के ऊपर लगाया, बेस लाइन के ऊपर। जब हमने इन दोनों को लगाया तो हमने इनको किसी स्पेसिफिक या किसी प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर रखा, तो वहाँ से इल्यूशन का प्रोसेस अपवर्ड जो है वो स्टार्ट हो गया। जो स्टैंडर्ड और हमारा सैंपल था उन दोनों को हमने आपस में मैच किया, तो दोनों से हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई कि हमने जो वो सैंपल और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर गया। वहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो कंपाउंड अंडर स्टडी है, जो कंपाउंड अंडर एनालिसिस है, वो वाकई में रेनिटिडीन ही है। तो इस तरह से TLC ने हमें हेल्प की इस पूरे मामले के अंदर कि किस तरह से जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन किसी भी कंपाउंड की इस तरीके से कर सकते हैं। इस पूरे केस स्टडी से जो रिजल्ट और डिस्कशन जो हमें मिली, उससे हमें ये पता लग गया कि उस लेडी की बॉडी के टिश्यूज से जो हमें एक्सट्रैक्ट्स मिले थे उसमें वाकई में रेनिटिडीन मौजूद थी। इसका मतलब है कि उस लेडी की डेथ इस जो रेनिटिडीन है उसके बॉडी के साथ रिएक्शन की वजह से हुई। याद रहे कि ये मेथड सेंसिटिव है और 10 mg की कंसंट्रेशन तक रेनिटिडीन को आइडेंटिफाई कर सकता है। और दूसरा ये कि हम इसको रूटीन एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे वो एनालिसिस करने वाले लोग, उनको ये पता लग गया कि इस लेडी ने जो रेनिटिडीन का ड्रग है या तो वो ओवरडोज के केस में ले लिया है जिससे उसकी बॉडी पे उनका एडवर्स रिएक्शन हुआ है और उसी की कंट्रीब्यूशन से उनकी डेथ हो गई है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो जिस तरह से इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी हैं, एडवांटेज भी हैं, तो इसके उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो TLC है इसके स्टेशनरी फेजेस की लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छोटी सी प्लेट होती है और उसी के ऊपर हमने सेपरेशन का प्रोसेस करना होता है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड आ जाए कि हमारे वो ज़्यादा लेंथ टेकिंग हो, ज़्यादा लेंथ के बाद वो जाके वो वहाँ पे सेपरेट होता हो, रिटेन होता हो, तो उसके लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें क्रोमेटोग्राफी की कोई और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरह से जो TLC है इसकी डिटेक्शन लिमिट जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो वो कंपाउंड, कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी डिटेक्शन लिमिट कम है, तो उसके लिए हम इस तकनीक को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम ये ऑपरेशन ओपन सिस्टम के अंदर करेंगे तो वाटर यानी मॉइस्चर और टेम्परेचर जो हैं वो भी अपना इफेक्ट इसके ऊपर दे सकते हैं। नॉर्मली अगर हम इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर अप्लाई करें तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसे एरियाज जहाँ पे गर्मी अगर ज़्यादा हो तो हमें इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा।